पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है दमदार शुरुआत के आसार, क्योंकि हांगकांग के बाजार है लगभग 1% ऊपर। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी 50 पॉइंट भी मजबूत रहा था, अब 35 पॉइंट ऊपर है। स्ट्रेट टाइम्स आधा % ऊपर है और कोरिया के बाजार कॉस्पी 1% मजबूत, ताइवान के बाजार 1% मजबूत। बड़े बाजारों को देख लीजिए, निक्केई, शंघाई और हांगकांग। तो निक्केई तो है लगभग 1/4 से आधा % मजबूत। शंघाई अपनी चाल चलता है, 1/4% कमजोर, तो खास दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हांगकांग यहां पर अच्छी मजबूती है, लगभग 0.5 से 1% के आसपास की। इसका फायदा हम उठाएंगे। सुमित बगड़िया और साथ ही मेहरबुन ईरानी और श्रीकांत चौहान, हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। अब मैं लेता हूं कुछ बेहतरीन पिक्स। सुमित ने चुना है यहां पर शॉर्ट करने के लिए आज से एक स्टॉक पर, वो है ल्यूपिन। फार्मा स्टॉक्स पर लगभग सारे एक्सपर्ट्स बेरिश हो रहे हैं, क्योंकि वागले साहब भी आज सुबह सुबह सन फार्मा बेचने की बात कर गए। सुमित ने भी ल्यूपिन को चुना है। सुमित, क्या टारगेट्स है आपके? अनिल जी, मोस्टली फार्मा स्टॉक्स हमको वीक लग रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट पिछले कई हफ्तों से हम मोस्टली फार्मा स्टॉक्स में एक सेल का ही व्यू दे रहे हैं। और लुपिन तो हमको कुछ ज्यादा ही वीक लग रहा है। लुपिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये 1400 का लेवल भी ब्रेक करेगा और नीचे में शायद 1350 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। कल भी हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक ने अच्छे खासे लोअर लेवल्स पे ही क्लोज दिया है। शायद थोड़ी सी कोई पुलबैक देखने को मिल सकती है 20 रुपए की। 1440 के आसपास भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा सेल बनेगा। अदरवाइज प्रेजेंट लेवल कल की क्लोजिंग के आसपास भी सेल कर सकते हैं। नीचे में टारगेट 1380 1350 इमीडिएटली है। अगर ये 1350 भी तोड़ता है तो शायद इस रैली में ये 1300 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो ओवरऑल फार्मा में वीकनेस है, लुपिन में ज्यादा वीकनेस दिख रही है। 1350 के टारगेट के लिए सेल करके काम करना चाहिए, बेच कर चलना चाहिए ल्यूपिन को। और हिंडाल्को पर एक ऑप्शन की रणनीति भी है सुमित की, उनसे वो भी पूछेंगे कुछ ही देर में। लेकिन श्रीकांत, इससे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर खराब खबरें आने का सिलसिला लगता है खत्म हो रहा है। खबर यह आई है कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद कर्नाटका में 1 जुलाई से प्राइस हाइक होने वाला है और एक्सपेक्टेशंस ये भी मैनेजमेंट लगा रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वो प्राइस इंक्रीज करने में सफल हो। चार्ट्स को देखकर कहीं से लग रहा है कि बाय करना चाहिए स्टॉक को, या फिर आपको लगता है बेचकर चलना चाहिए? देखिए, अगर इसके ओवरऑल आप चार्ट को देखते हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट को, तो उसमें काफी अच्छा एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 2250-2300 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है। और उस सपोर्ट को उसने हिट करके 2 या 3 बार उसने रिकवरी की है। तो ये जो मल्टी रिकवरीज जो दिख रही है 2200-2300 के आसपास से, तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे कोई एक फंडामेंटल वैल्यू है और इसी वजह से ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल से हमेशा बाउंस बैक कर लेता है। बट इस बार का जो एक सेल ऑफ था आफ्टर हिटिंग 2650 हिट करने के बाद जो एक सेल ऑफ आया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं थे। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बिकॉज ऑफ सम न्यूज फ्लो एंड ऑल ये स्टॉक गिरा हुआ है। बट इसमें जो जेन्युइन बिकवाली होनी चाहिए वो नहीं हुई है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक थोड़ा सा और इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास वक्त गुजार सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी की लंबी अवधि का व्यू हो, यानी कि 3 से 6 महीने का अगर व्यू हो, तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए। थोड़ा और अगर हम ऐड कर ले, अगर शायद 2350 के आसपास अगर आता है तो, बट फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 2250 का। अगर ये 2250 के नीचे अगर बंद कर ले तो फिर मुझे लगता है कि शायद इसमें दिक्कतें बढ़ेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। 2850 से लेकर 3000 के हमारे टारगेट्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर। ओके, तो 2250 के लेवल पर रखें नजर। फिलहाल नजर रखें प्री ओपनिंग सेशन पर, जहां हो चुकी है शुरुआत भारतीय बाजारों की। 23 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 1 अंक ऊपर, तो एकदम शांत शुरुआत के संकेत हैं। रुपए की शुरुआत हो चुकी है और कल की मजबूती के बाद 4 पैसा और मजबूत हुआ है। तो थोड़ी मजबूती के साथ करेंसी मार्केट खुलते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी के दिन तो कहीं कोई तनाव नहीं है, दबाव नहीं है। रुपए में स्टेबल मामूली पॉजिटिव शुरुआत होती दिख रही है और वैसे ही मामूली पॉजिटिव शुरुआत के संकेत फिलहाल प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआती टिक्स पर आ रहे हैं। बाजार इतना मजबूत नहीं दिख रहा है निफ्टी, उसका वजह है कि जी एंटरटेनमेंट 7.5% शुरुआती कारोबार में नीचे दिख रहा है, कोटक 3% नीचे दिख रहा है और एशियन पेंट्स में 2.5% के आसपास का नुकसान। तो थोड़े रियलिस्टिक और सही लेवल्स आने का हम इंतजार करेंगे, कहां पर ये सेटल होते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक में है 3% की मजबूती है, मारुति 2% मजबूत आपको नजर आएगा और आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% के आसपास की तेजी बन सकती है, ये संकेत है। चलिए कुछ बेहतरीन पिक्स और ली जाए हमारे एक्सपर्ट से, और 2 ऑटो स्टॉक्स को चुनाए श्रीकांत ने खरीदारी करने के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और दूसरा स्टॉक कैश मार्केट का एस्कॉर्ट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताएं श्रीकांत, क्यों पसंद किया आपने ये दोनों शेयरों को, क्या टारगेट्स हैं आपके?
अनिल जी देखिए, जैसे हम लोगों ने भी बात की थी कि निफ्टी में ओवरऑल एक काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट यहाँ से आने वाले दिनों में काफी अच्छा चल सकता है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स के, तो उनमें कोई ऐसा खासा वीकनेस नहीं बना हुआ है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी दिखेगी वो दिखेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखते हो तो 1320 1330 के करीब से काफी अच्छा सपोर्ट है, और ये बार बार अपने 1370 1380 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। समा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करके 1430 या 1440 के लेवल्स को छू सकता है। जैसे कल वॉल्यूम्स हुए थे और जैसे कल गैप अप ओपनिंग हुई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, मुझे लगता है 1330 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आज हम इसे लेकर चलते हैं तो शायद ये स्टॉक 1400 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एस्कॉर्ट्स, और इसमें भी अगर आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखते हो तो उसमें एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बना हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अच्छी बाइंग आ रही है और ये स्टॉक अपने न्यू हाइज को छू रहा है। तो समाओ ये भी स्टॉक ऐसा लग रहा है कि अपने एक रेजिस्टेंस को 177 178 को क्रॉस करने के बाद 183 या 185 के लेवल्स को तुरंत ही छू सकता है, और इसी वजह से लगता है कि 169 के स्टॉप लॉस के साथ हम एस्कॉर्ट्स को लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, एस्कॉर्ट्स को लॉन्ग करें 180 के आसपास के लक्ष्य के लिए, ये राय है इस वक्त श्रीकांत की। और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप करें तेजी, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कहां मौके बन सकते हैं ये हम आपको बताते हैं हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। और आज के मैच में कौन से हैं वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो हमारे दोनों कैप्टन्स ने आपके लिए सुझाए, आइए देख लीजिए एक रिकैप। पूरी की पूरी टीम देखिए, 10 के 10 बल्लेबाज आज टीम में शामिल किए हैं। टाटा मोटर्स के डीवीआर में तेजी हो सकती है, रेट सेंसिटिव पर नजर रखिए। अगर कमेंट्री पॉजिटिव आती है गवर्नर राजन की तो भी तेजी भारतीय बाजारों में हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस देखिए काफी कम है। एनबीएफसी शेयरों को फायदा इसलिए मिलेगा अगर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है। आईएससीआई की पर नजर होनी चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर नजर होनी चाहिए, तो दीवान हाउसिंग को अपनी टीम में शामिल किया है। मानसून के बाद अगला बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए दरअसल मानसून सेशन हो सकता है, और अगर इसमें जीएसटी बिल पास होता है, इस एक्सपेक्टेशन में यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। ऑल कार्गो जैसे शेयरों में, गति जैसे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में, डिपेंडेबल के तौर पर पटेल इंजीनियरिंग को शामिल किया है, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद इन्होंने सूचना दी है एक्सचेंजेस को कि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और लेंडर्स इसके लिए अप्रूवल देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नजर रखिए श्री रेणुका शुगर्स पर भी, यहां पर भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। प्रिज्म सीमेंट के लिए बाजार बंद होने के बाद पॉजिटिव खबर आई है। मैंगलोर केमिकल्स का जो यूनिट थी, फर्टिलाइजर यूनिट, वो पानी की किल्लत के कारण बंद हो गई थी, महीने भर बाद अब वापस शुरू हो चुकी है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और डेल्टा कॉप पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, दमन के कैसीनो को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस तरह की अटकलों के चलते यहां पर आज के दिन तेजी बन सकती है। 10 में से हमने 2 शेयर जो है सेल के उतारे हैं, जिसमें पहला है जेट एयरवेज का, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है टिकटिंग पे अपर बैंड यहाँ पे कैप लग जाए, तो ये एक नेगेटिव खबर है एविएशन कंपनीज पे, क्योंकि जब भी अनफॉर्चुनेट कोई सिचुएशंस होती हैं तो एकदम से टिकट के दाम बढ़ते हैं। ये एमपीज की एक बड़ी बैठक के अंदर फैसला होता हुआ बात सामने निकल के आई है। इसके अलावा वेदांता भी आपको नजर रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जिंक कारोबार के अंदर 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं, साथ ही डॉलर इंडेक्स भी इनके फेवर में है। श्रेया शिपिंग पर नजर रखें, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ इन्होंने वेसल को लेकर एक करार किया है। तलवर्कर्स अपनी एक सब्सिडरी को अपने साथ विलय कर रहा है, फायदा मिलेगा इसको। एवन ऑफशोर और केन इंडिया कच्चे तेल के हिसाब से रखे गए हैं, इन दोनों को फायदा मिल सकता है। कच्चे तेल के अंदर मोमेंटम जो बना हुआ है $50 के जो ऊपर है। एसीसी को हमने इसलिए शॉर्ट करे है आज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीमेंट के दाम देखें वो भी घट रहे हैं, और इस बार तो मानसून हिट कर रहा है, आज केरल पहुंच जाएगा और आने वाले दिनों में भारत के और भागों में भी मानसून हिट करेगा, तो एसीसी के प्रोडक्शन गिर सकता है। इसके अलावा भेल पे आप नजर रखें, ये भी एक बड़ा कंटेंडर है जो कि बायबैक को लेकर हो सकता है इसमें कुछ सुगबुगाहट आए दिखे। हालांकि वैसे इसने भी 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट्स को शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और फ्री हीट के तौर पर गोवा कार्बन इसके प्रोडक्शन के आंकड़ों में डबल इस बार प्रोडक्शन होता हुआ दिखा है। मई के महीने के अंदर इसका फायदा इसको मिलेगा। और मॉल की आज बोर्ड की बैठक है जिसमें आज बायबैक पर विचार होगा। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपको इंट्राडे में आज मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में बाजार अब थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए करीब 60 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है, और निफ्टी में भी 36 अंक की बढ़त के साथ ओपनिंग होगी। स्टोन इंडिया जैसे शेयरों में मजबूती के साथ ओपनिंग होगी, जहां पर खबरें पॉजिटिव आई हैं। गोवा कार्बन,
पटेल इंजीनियरिंग, मैंगलोर केमिकल्स, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन मेहरबान जी, आपसे राय लेना चाहूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। ये बताइए, अब आपका कॉल क्या है? क्योंकि खबरें तो बहुत खराब आई हैं इस कंपनी में, इन स्तरों पर भी खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा और नीचे जा सकता है ये शेयर? क्योंकि मैनेजमेंट तो कह रहा है कि अब वो प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंसेंसस स्टॉक हो गया था, सारे लोग पॉजिटिव कह रहे थे कि एमएनसी का टैग हो गया है, विजय माल्या निकल गया है, अल्टीमेटली थिंग्स विल इम्प्रूव, थोड़ा साफ सफाई होगा बुक्स में, 1-2-3 क्वार्टर में क्लीन अप होगा, बाद में एक्टिविटी विल स्टार्ट। एंड आई थिंक फिगर पीपल वर स्टेटिंग वाज 4-5-6,000 रुपीज ओवर द नेक्स्ट 3 years। लेकिन मेरा जितना मानना है, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं था, एंड आई हैव बीन नेगेटिव ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स फॉर द लास्ट नियरली 1.5-2 years फॉर द सिंपल रीजन कि आई थिंक यू नीड टू गो एंड चेकअप ग्लोबल लिकर कंपनीज, कहां पे वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक लो सिंगल डिजिट में हो गया है। विद दिस टाइप ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टिंग स्टॉक्स टू गेट re-rated on the upward side I think होता नहीं है। I think similar problem I think ITC has been facing for the last 3 years in the tobacco company, cigarette company, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा। जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होता है, अपग्रेड्स होना मुश्किल है। तो कंसेंसस बाय है, सारे बड़े लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स अब कहीं पर पीपल आर लूजिंग देयर पेशेंस एंड पीपल हैव नाउ स्टार्टेड टॉकिंग अ लिटिल बिट नेगेटिव। 2300, 2400, 2500, 2600 के आसपास मैं लूंगा, आंसर इज नो। Am I tempted to recommend it after 2 long years also? I think answer is no. लेकिन कहीं पर मुझे ऐसे भी कहना है कि आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टू लेट, बिकॉज जो कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट होना था वो शायद हो चुका है। तो 2400-2500 के आसपास मे बी आई विल नॉट एडवाइज पीपल टू गो एंड सेल इन अ हरी, बट डेफिनेटली नॉट अ स्टॉक विच आई विल रिकमेंड नाउ। लेंगे कहां पर? कितना नीचे आ जाएगा तो कंफर्टेबल? जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री में मुझे डाउट हो गया। मैं नहीं कहता हूं गम में खुशी में सब लोग दारू पीते, पब्लिक कहती है द डिमांड कंटिन्यूज, दैट इज अ नाइस सिंपल वे टू से इट, बट अल्टीमेटली वॉल्यूम ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग बिकॉज तमिलनाडु बात कर रहा है प्रोहिबिशन का, उत्तर प्रदेश बात कर, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब जो इंडस्ट्री है, जो स्टॉक्स ऐसे हैं जहां सरकारी पॉलिसी से बड़ा फर्क पड़ता है, वहां पर हमेशा प्रीमियम नहीं मिलती, लोग सावधान रहने की बात करते हैं, वो अब इस पर भी लागू हो रहा है। डेफिनेटली वन थिंग, टैक्स स्ट्रक्चर जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, प्रोहिबिशन इज अ डिफरेंट इश्यू, एंड थर्ड ऑन द होल इज कॉम्पिटिशन। आई थिंक आज सूर्य आया जगजीत इंडस्ट्रीज के बारे में, वो भी अपना रिवैम्प कर रहा है ऑपरेशन, सो लेट्स नॉट इग्नोर कॉम्पिटिशन ऑल्सो। ऑन द होल अगर जब तक आपका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक स्टॉक्स गेट अपग्रेडेड इन अ हरी। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिए। बहरहाल आज ऊपर जरूर खुल रहा है 1% की मजबूती के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरें हैं कि अब 1 जुलाई से प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं ये कर्नाटका में, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाजार में भी इंक्रीज कर सकते हैं। बहरहाल यहां पर खरीदारी करने की लॉन्ग टर्म के लिए महरबून की राय तो नहीं निकल कर आ रही है। लेकिन आज ट्रेडिंग और कहां हो सकती है? ऑप्शंस में सुमित की रणनीति पूछते हैं। सुमित बताइए। हेमंत, मेटल्स में हमको तेजी लग रही है, जो कि हम कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से बता भी रहे हैं। प्रेजेंट लेवल्स पे हिंडाल्को अच्छा लग रहा है, कल भी हिंडाल्को ने एंड में अच्छा मूव दिया हुआ है। ऐसा लग रहा है इमीडिएटली हम 111, 115 के लेवल कैश मार्केट के अंदर हिंडाल्को भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी एक मूव देखने को मिल चुका है हमको 90 रुपए से 106 रुपए तक का। तो एक बार फ्यूचर्स पर नहीं लेके यहाँ पे एक कॉल लेके काम किया जा सकता है। हिंडाल्को का 105 का कॉल, जो कि कल 5.5 के आसपास बंद दिया है, उसको हम खरीद सकते हैं 5.5 रुपए में, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 3 रुपए 50 पैसे का, और ऊपर में इस कॉल का टारगेट होगा 9 रुपए से लेके 12 रुपए तक। अगर 111 और 115 के टारगेट हमारे कैश मार्केट में अचीव होते हैं तो कॉल के अंदर 9 रुपए और 12 रुपए के टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे। ओवरऑल मेटल्स में तेजी लग रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए और हिंडाल्को के मूव को देखते हुए हमने ये कॉल बनाया है। ओके, ये है राय। हिंडाल्को में तेजी करने के लिए कॉल ऑप्शन खरीदकर आप एक मौका देख सकते हैं। एसबीआई, मेहरबान इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। हालांकि पॉलिसी का दिन है तो किस लेवल पर खरीदना चाहिए वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन खबरें आ रही कि इनकी जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको एक सेपरेट सब्सिडी में ही शिफ्ट करेंगे। उसमें कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, KKR जैसे कई सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। एसबीआई के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, और क्या इन लेवल्स पर एसबीआई निवेश के लायक लगता है आपको? ऑन द होल आई थिंक PSU बैंक स्पेस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और ये मेरा व्यू आई थिंक पिछले 1-1.5 महीने से हो गया है कि PSU बैंक स्टॉक्स हैव कम डाउन टू लेवल्स जहां पे भले फंडामेंटली बहुत सारे जोश से कोई कह नहीं सकता कि दे शुड बी बॉट इनटू, बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए द वे दिस कंट्री इज, द वे द सिस्टम इज। आई थिंक PSU बैंक्स आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, जो कल वित्त मंत्री ने भी कहा। तो आज के लेवल से अगर कोई सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे 10-15% नीचे दिख सकता है लेकिन 100% अपसाइड दिख सकता है अगले 2 साल में, आई थिंक दैट इज द PSU बैंक स्पेस। So I think one can possibly go out and venture into it selectively, और इसमें मेरा बेस्ट पिक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा।
I think that is a stock which virtually stands out, and I think I would like to give benefit to the management. पिछले 2 क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने टोन अपनाई है वो सेम है, तो आई थिंक आई वुड गो विद बैंक ऑफ बड़ौदा। रही बात SBI की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ अनिल जी के देयर इज गोइंग टू बी एक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द डेज टू कम। बेटर टू बाय एट 180, 190, 200 ये कॉल लेना difficult है, but for the long term if somebody wants to buy, this could possibly be the second or third best PSU bank stock if you ask me, और SBI को मैं PSU कहता हूँ। बट पर्सनली मुझे छोटे से बैंक्स अच्छे लगते हैं, खास करके करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कहीं ना कहीं फेडरल बैंक भी। आई थिंक दिस 3 स्टॉक्स स्टैंड आउट अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो बैंक्स में इंटरेस्टिंग प्ले, और फॉर द PSU बैंक्स मेरा लास्ट सेंटेंस रहेगा कि अगले 12 महीने में आई थिंक आई पर्सनली फील एटलीस्ट 3 या 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहेंगे जहां पर आपके बैंक स्टॉक्स एक ही दिन या 2 ही दिन में 8 से 15% बढ़ भी सकते हैं। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी a trader's delight as well as people who are buying for the long term. Selectively PSU banks possibly will end up outperforming the broader markets over the next 18 to 24 months. तो PSU बैंक्स पर नजर रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट पिक है मेहरबून का। श्रीकांत, इस स्पेस में कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, हमें लगता है कि वैसे PSU बैंक्स में डेफिनेटली काफी अच्छे रिवर्सल पैटर्न्स बने हुए हैं, और अगर आप स्टेट बैंक को देखते हो ऑन वीकली चार्ट्स, तो वहां पे एक जो रिवर्सल बनी है 165 के बाद एक 6-7 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 200 के लेवल को क्रॉस किया था। समाव मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है, 192 195 के करीब इसे काफी अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 220 या 222 के लेवल्स को छू सकता है। अदर देन दिस मुझे लगता है एक PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, उन्हें भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है, इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स है, और ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद 85 या 90 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। तो नेट ये स्पेस काफी अच्छा है, बाय ऑन डिक्लाइंस का रवैया रखे, आई थिंक वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और इस बीच एक फटाफट आपकी पिक ले लेता हूं आखिरी। श्रीकांत, जो आपने LIC हाउसिंग शॉर्ट करने के लिए कहा है, बताएं इसके टारगेट्स। मुझे लगता है एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है ये, क्योंकि इसमें काफी अच्छा एक डाइवर्जेंस बना हुआ है, और यह स्टॉक हमेशा ही 475 480 के आसपास रुका हुआ है। मुझे लगता है 475 के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग को हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स रखेंगे हम 460 से लेकर 455 के। ओके, तो ये है राय इस वक्त इस स्टॉक पर। बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में 35 अंक हम ऊपर थे। देख लेते हैं भारतीय बाजारों की कहां शुरुआत होती है आज के सेशन में, और 56 अंक पर हमें दिख रहा है इस वक्त सेंसेक्स, और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी मजबूती, लेकिन सबसे बेहतरीन मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में अगर कहीं दिख रही है तो वो है बैंक निफ्टी। 1% मजबूत है, 125 अंकों की उछाल के साथ खुलने की तैयारी बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है। और कहां एक्शन है? देखिए, पहला एक्शन तो आपको साफ तौर पर दिखेगा बैंकिंग शेयरों में ही। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, ICICI, SBI, ये 4 टॉप गेनर दिख रहे हैं। इनके अलावा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR, यहां पर मजबूती दिख रही है। टाटा मोटर्स DVR को हेमंत ने अपनी टीम में भी शामिल किया था आज, वहां पर एक अच्छी मजबूत शुरुआत होने के आसार है। भेल, यहां पर रिपोर्ट्स आई थी आज डॉश बैंक की तरफ से, 1% मजबूत खुलने के संकेत ये दे रहा है। IT शेयरों में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। टेक महिंद्रा, विप्रो मजबूत शुरुआत के संकेत आपको देते हुए, कमजोरी से फार्मा शेयरों में लुपिन डॉक्टर आज फिर से कमजोर रहेंगे। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 50 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स ने, अब 75 अंक मजबूत है। निफ्टी पे तेजी है 35 अंकों की। ये है भारतीय बाजारों की शुरुआत। 1/4 से आधा % तक की मजबूती होती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। बैंक निफ्टी सेंचुरी मारता हुआ 100 अंक ऊपर। आइए स्टॉक्स बता दूं जहां पर एक्शन है। SBI टॉप गेनर 1.5% के इजाफे के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस, तमाम ये बैंक हैं जो मजबूत दिख रहे हैं। भेल ने 1% मजबूती के साथ शुरुआत की है। बैंक्स के अलावा IT शेयरों में मजबूती है। विप्रो तेज खुलता हुआ 1% ऊपर है इस वक्त, यहां पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। फार्मा शेयरों में औरोबिंदो फार्मा एकमात्र मजबूत स्टॉक है, आज फिर से 1% की तेजी के साथ इसने शुरुआत की है। टाटा स्टील कल की कमजोरी से उभरता हुआ 1% ऊपर टाटा स्टील का शेयर है, और टाटा मोटर्स भी 1% मजबूत। टाटा मोटर्स DVR इनफैक्ट ज्यादा मजबूत है, 1.5% की तेजी। कमजोर क्या है? तमाम फार्मा शेयर कमजोर हैं, जिस तरह से 25% दाम घटने वाले हैं इस जरूरी दवाओं के। सन, लुपिन, डॉक्टर तीनों ही टॉप लूजर आज निफ्टी में नीचे प्रदर्शन करते हुए। आइए वायदा कारोबार में बता दूं कहां पर एक्शन है आपके लिए। कमजोरी कहां है? तमाम फार्मा शेयरों में कमजोरी। ग्लेनमार्क टॉप लूजर 2% नीचे, सन 2% नीचे, लुपिन 0.25% नीचे, कोलगेट आधा % नीचे, बाटा आधा % नीचे। तो ये स्टॉक्स भी नजर में रखिए। जेट एयरवेज, तमाम एविएशन स्टॉक्स पर दबाव है। जेट 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। फेडरल बैंक को अभी अभी रिकमेंड किया था
मेहरबून ने और वायदा कारोबार का टॉप गेनर है फेडरल बैंक, 1.5 से 2% की मजबूती के साथ खुलता हुआ। वागले सामने कहा था पीटीसी खरीदिए, 1.5% मजबूती खुला है। साउथ इंडियन बैंक का नाम भी मेहरबून ने लिया। आज तो मेहरबून जो नाम ले रहे हैं वही स्टॉक भाग रहे हैं। देखिए 1.5% साउथ इंडियन बैंक वायदा कारोबार में मजबूत खुला है। छोटे छोटे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, यहां पर भी अच्छी मजबूती और अच्छी मजबूती बाजार में। 85 अंकों पर सेंसेक्स, 30 अंकों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी 115 अंकों पर है। बिल्कुल बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है और बैंकिंग शेयरों से ये तेजी आई, ये अच्छी बात है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर है, तो मार्केट ब्रेड भी काफी पॉजिटिव है। और आप देखिए क्योंकि मिड कैप्स में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर नजर डालते हैं। गोवा कार्बन यहां खबरों के दम पर 13% का जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। पटेल इंजीनियरिंग अब कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जा रही है, ये कंपनी 4% की तेजी यहां पर। शेयर शिपिंग में भी खबरें हैं, एससीआई के साथ टाई अप कर रहा है, 4% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। स्टोन इंडिया के लिए भी अच्छी खबरें आती हुई कि रेलवे विभाग अपनी जो लक्ष्य थे बायो टॉयलेट्स को, उसको और प्रीपोन कर रहा है। 2 साल पहले पूरे देश की ट्रेन में बायो टॉयलेट्स लगाने की बात, आप देखिए 4-4.5% मजबूत है ये शेयर। गोकुलदास एक्सपोर्ट है ना, इस शेयर में कुछ हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। आप देखिए हर रोज ये शेयर 8-8, 10-10, 20% दौड़ लगा रहा है। कुछ इस शेयर पर कुछ देर में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। पिछले 15-20 दिन में एक जोरदार रैली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में देखी जा चुकी है और आज फिर 4% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली। एक बार लाते हैं चार्ट्स और देखते हैं ये शेयर किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, 4% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। उगर शुगर में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। यहां पर भी खबरें आई थी कि श्रेणुका शुगर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, तो ये दोनों ही स्टॉक्स, उगर शुगर भी है और श्रेणुका शुगर में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए प्रिज्म सीमेंट में खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है, ये शेयर भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। गति जैसे स्टॉक्स में भी तेजी है, केन इंडिया में मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरह से अब कच्चे तेल के दाम ऊपर भागे हैं उसका फायदा मिलता हुआ। सन फार्मा और बाकी तमाम फार्मा शेयर देखिए, डॉक्टर रेड्डीज आज दबाव में, तो फार्मा शेयर स्पेशल बना रहे हैं मार्केट में, एक्सेप्ट सिप्ला जो थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स बेहद कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो फार्मा कमजोर से अब भी कमजोर है। इसी पर एक राय ले लिया सुमित, बेस्ट फार्मा स्टॉक शॉर्ट करने के लिए आज से लुपिन तो आपने चुना था, लेकिन और कोई? यस बिल्कुल अनिल जी, जैसे हमने कहा था कि मोस्टली फार्मा स्टॉक्स में हमको मंदी दिख रही है, तो ग्लेनमार्क भी यहाँ पे वीक दिख रहा है। ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में ग्लेनमार्क ने 80 रुपए का सेल ऑफ दे दिया है, बट अभी भी अगर ये 750 का लेवल ब्रेक कर देता है तो और 710 तक का इसके अंदर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ग्लेनमार्क भी एक वीक स्टॉक है। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी एक वीकनेस देखने को मिल सकती है प्रेजेंट लेवल से। डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी अगर सेल इनिशिएट करना हो, 3145 का प्राइस अभी ये चल रहा है, इसको अगर सेल इनिशिएट करते हैं तो 3200 का स्टॉप लॉस रखना होगा और नीचे में टारगेट ये 150 रुपए का फॉल दे सकता है, 3050 या फिर 3000 के लेवल तक का फॉल आ सकता है। लुपिन, ग्लेनमार्क और डॉक्टर रेड्डी तीनों में सेल पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। कुछ छोटे मझोले शेयर देखिए, नागार्जुना ऑयल, इसको लाने की कोशिश करते हैं। 11-12% की तेजी देखने को मिल रही है। कल 20% का अपर सर्किट यहां लगा था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि दरअसल सरकार इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। आज फिर 10% मजबूती के साथ, हालांकि छोटी टिकट साइज का शेयर है, लेकिन अच्छी रैली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहां पर बनती हुई। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, उसको लाने की कोशिश करते हैं। 4.5-5% की तेजी देखने को मिल रही है और पिछले 5-10 दिन में आप अगर इसका चार्ट देखें तो एक जबरदस्त रनअप स्टॉक में देखने को मिल रहा है। श्रीकांत, इसके चार्ट देखकर बताइए कैसे लगते हैं, और एक बार अगर इसके लंबे चार्ट्स हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा इतनी तेजी नतीजे आने के बाद से लगातार इसमें वन वे रैली देखने को मिल रही है। देखिए आप 15-20 दिन में ही इस शेयर में काफी तेजी बनी है। महीने भर का चार्ट है ये, 76% की जोरदार रैली। श्रीकांत, कैसा लगता है ये स्टॉक? देखिए अगर इसके ओवरऑल आप मंथली या वीकली पैटर्न को देखते हो गोकुलदास के, तो उसमें 100 के लेवल्स को उसने क्रॉस किया है, जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। इनफैक्ट अगस्त 2013 से इसने जो तेजी बनाई थी उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना हुआ था। और अगर आप इस बार के मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी अभी भी 91 के नीचे है और बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स जो है, काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स वो अभी भी वो 91 के इंडेक्स के सामने काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये एक स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्म किया है, उसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया हुआ है और 100 के लेवल्स के ऊपर तो इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट बना हुआ है। तो समाव मुझे लगता है कि ये स्टॉक उसके और एक जो 6 साल पहले जो एक हाईएस्ट लेवल्स थे 175-177 के करीब के, आई थिंक उन लेवल को छूते हुए नजर आएगा। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतर है वॉल्यूम प्राइस पैटर्न के बेसिस पे। अगर कोई भी किसी भी रीजन से अगर ये स्टॉक वापस 110 या 115 के आसपास अगर अवेलेबल होता है तो मुझे लगता है कि लेके काम करना चाहिए और फाइनल टारगेट्स रखने चाहिए 170-175 के। तो ये है राय
गोकुल दासभाई जो एक स्टार परफॉर्मर, लेकिन एक और परफॉर्मर आपको बता दूं जो स्टार नहीं है लेकिन परफॉर्मर जरूर है नीचे की तरफ, ट्री हाउस का स्टॉक आज फिर से 4% नीचे खुलता हुआ दिखा है, 47 रुपए के आसपास आ गया है। और ट्री हाउस में भी एक साल का जरा चार्ट निकालिए, आइडिया लगेगा। और अपने हाई से ये रह चुका है सिर्फ 10%, 470 का हाई था और अब है 47 रुपए 48 रुपए का भाव, तो 90% ये स्टॉक गिरा है अपने हाई से। एक साल का चार्ट आपके सामने हाजिर करेंगे ट्री हाउस पे। 47 रुपए पर खरीदना चाहिए? हिम्मत नहीं होती सब, हिम्मत नहीं होती। आई थिंक एजुकेशन स्टॉक्स ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पीपल आर पॉसिबली लॉस्ट द मैक्सिमम मनी। एडुकॉम देखिए, एवरॉन देखिए ना, पॉसिबली ट्री हाउस देखिए, फोर देखिए। आई थिंक इसमें कोई नाम लेना भी हो तो आई थिंक द ओनली थिंग विच आई थिंक बिकॉज द ग्रुप लुक्स क्लीन, जो एक्टिविटी हो रही है कंपनी में क्लीन, अच्छे अच्छे लोग आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक इज NIIT। अगर आप उसको एजुकेशन स्टॉक प्योर मानते हो तो I think besides that, I don't think so. I think Navneet is another company which I like, but again, that is not a company which I will possibly put straight in the education bracket. So I think I would go with NIIT only in this particular sector. बाकी के सारे स्टॉक से कहते हैं ना, डर लगता है। बिल्कुल, अब डरना भी चाहिए, बहुत खराब रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिया है। NIIT अकेला एक स्टॉक है जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आगे भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। धनलक्ष्मी बैंक पर नजर डालिए, 11% का अपमूव देखने को मिला। आज छोटे छोटे स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक खबर आई है हेमंत, वो ये कह रहे हैं कि ये एक टेक ओवर टारगेट है, ऐसी खबर आज मीडिया में। हालांकि ये बात हम काफी लंबे समय से जानते हैं कि इन छोटे छोटे बैंक्स पर, खासतौर से मुश्किल भरे बैंक्स पर काफी लोगों की नजर, लेकिन इस खबर के दम पर बड़ा उछला है। तो धनलक्ष्मी के बजाय तो फिर आपके मेहरबून वही ठीक है, सिटी यूनियन, फेडरल और एक और तीसरा कौन सा बताया? करूर वैश्य बैंक, वो ज्यादा बेहतर है। धनलक्ष्मी 5 साल में 50 बार ये खबर आ चुकी है धनलक्ष्मी बैंक बिकने वाला है। हुआ नहीं है ये अब तक। फिर से मीडिया में रिपोर्ट्स के दम पर एक अच्छी तेजी आज के दिन में जरूर देखने को मिले, तो सावधान रहना चाहिए इस खबर के चलते, क्योंकि अब तक तो फिलहाल ये हो नहीं पाया है, हो ना सका जैसे कहते हैं। लेकिन अल्फा जियो ये स्टॉक काफी दिनों के बाद आज हरकत में आया है, 17% मजबूत ट्रैक करते हैं सर आप इसे? करता था एक टाइम में, अभी नहीं करता, बिकॉज दिस इज द कंपनी विच इज ऑयल एक्सप्लोरेशन। अच्छी ठीक ठाक कंपनी है, बट जोर से तेल का भाव कट गया था। आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, आई थिंक कंप्लीटली फोकस निकल गया था लोगों का। आई थिंक कल भी बढ़ा हुआ है, आज भी बढ़ा हुआ है। मे बी ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऑर्डर्स फिर से मार्केट में फ्लोट हो रहे हो, एंड इफ दैट हैपेंस, टेंडर फ्लोट हो रहे हो, एंड दिस कंपनी बिल्स, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेटर कंपनीज। कल भी हमने देखा था जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने रोड शो शुरू किया हुआ है। अब बॉम्बे कल थे वो, और उन्होंने कहा है कि अब ब्लॉक्स के ऑक्शन होंगे, 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ब्लॉक्स का ऑक्शन होने वाला है। उसके चलते ये पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में आया है। कल भी HOEC जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। नागार्जुन ऑयल देखिए अब 18% ऊपर है, ये भी आज लगता है दूसरा सर्किट मारने की तैयारी में, क्योंकि उन्होंने ही कल ये बयान दिया था CNBC आवाज से जब मैंने उनसे बातचीत की थी कि वो इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये स्टॉक भी दमदार प्रदर्शन करता हुआ 6 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। 19% का उछाल इस काउंटर पर दिखेगा। उज्जीवन एक और स्टॉक है जो रिकवर करता हुआ कल की तेज गिरावट के बाद अब 6% ऊपर हो चुका है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में कोई इंटरेस्ट है आपका और कुछ खरीदेंगे मेरे बुना? आई थिंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में उज्जीवन is our top pick, followed by Equitas at number 2 and SKS at number 3. तीसरा कौन सा? SKS माइक्रो। बट इतना कहना चाहूंगा, आई थिंक कि वैल्यूएशन के अनुसार अगर आप ये सारे स्टॉक्स को देखें तो आई पर्सनली फील दे हैव बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन इवन अ जायंट लाइक HDFC बैंक। तो HDFC बैंक खरीदो कि वन ऑफ दिस स्टॉक्स खरीदो, वैल्यूएशन वाइज आई थिंक HDFC बैंक स्टैंड्स आउट। लेकिन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जो आपने कहा माइक्रो फाइनेंस का, आई थिंक शुड रिमेन इन फोकस, एंड आई वुड से दैट जो इससे स्टॉक बढ़ गया था उज्जीवन 20% ऑन फ्राइडे, वहां से कल जो कट के आया करीबन 300-325 के आसपास, मैं से अच्छा अपॉर्चुनिटी समझूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं उज्जीवन इज माई टॉप बेट ओनली फॉर वन रीजन, कि आज के लेवल पर भी विजाविस इक्विटास एंड SKS माइक्रो वैल्यूएशन वाइज द स्टॉक इज एटलीस्ट 25% cheaper. So I would go with Ujjivan at number 1, Equitas and SKS at 2 and 3, and there will be a distant 2 and 3. So I would say my top pick is Ujjivan. Okay. उज्जीवन पर नजर रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बेहतरीन लगता है हमारे एक्सपर्ट को। लेकिन आप देखिए एविएशन शेयरों में भी काफी कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। शायद बाजार डर रहा है कि जिस तरह से नई जो रेगुलेशंस आएंगे, 2500 रुपए प्रति घंटे के वाले एविएशन के जो टिकट्स हैं वो उससे ऊपर नहीं हो सकते, शायद उसकी वजह से आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और अब देखिए 1.25% नीचे जेट का शेयर ट्रेड करता हुआ, स्पाइस जेट में भी आधे 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट में सुमित जेट को किस तरह से अप्रोच करेंगे?
आई थिंक एक बार और वीकनेस देखने को मिल सकती है जेट के अंदर। अगर इस जेट ने 552 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो शायद एक बार शॉर्ट टर्म में हमको एक करेक्शन देखने को मिलेगी जिसके अंदर स्टॉक 520 या 510 के लेवल दिखाएगा। बस यही करेक्शन समझ में आती है जेट एयरवेज के अंदर, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं समझ में आती है। बट फिर भी अगर ये करेक्शन भी आती है तो प्रेजेंट लेवल से 50 रुपए का करेक्शन हो गया। अगर आज ये स्टॉक या फिर कल तक अगर 550 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो एक बार इसके अंदर सेल कीजिए। स्टॉप लॉस रखना होगा 570 का और टारगेट 510 का। एक वीक का कॉल होगा ये। तो हफ्ते भर के लिए यहाँ पर जेट एयरवेज थोड़ा कमजोरी का रुझान आज जरूर दिखा रहा है, 1.25% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा ये स्टॉक का। पीटीसी आज 1.5% मजबूत है, जो संदीप वाघे साहब ने सुबह सुबह रिकमेंड किया था। ये स्टॉक एक अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 1% की मजबूती और फेडरल बैंक भी 1% आज के सेशन में मजबूत यहां पर शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स ओपन इंटरेस्ट के साथ एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उनमें आईजीएल एक और स्टॉक है। श्रीकांत, आप राय दें, आईजीएल के चार्ट पर 585 पर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं 1% की तेजी के साथ और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर 3-3.5% की बढ़त आते हुए दिखी है। आईजीएल के चार्ट पर कोई मजबूती है, इन लेवल्स पर खरीदा जा सकता है? अनिल जी देखिए, अगर ये आईजीएल को आप एक लंबी अवधि के नजरिए से देखते हो तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है वो काफी शानदार है। उसमें जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम पैटर्न्स है वीकली मंथली बेसिस पे वो काफी अच्छे हैं। और अगर आप कुछ 2 महीने का अगर आप ट्रेंड देखते हो तो उसमें 560 और 580 के रेंज में काफी अच्छा एक वक्त गुजारा है। आज जैसे उसने 580 के लेवल्स के ऊपर का मोमेंटम दिखाया है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइज 600 या 610 के करीब दिख सकता है। लेकिन अगर ये 610 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो यकीनन मुझे लगता है ये 660 या 670 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। बट ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है 6 या 12 महीने का अगर आप व्यू लेते हो तो उसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो नागार्जुन ऑयल के बारे में जो जैसे हम बात कर रहे थे उसमें भी काफी अच्छा एक ट्रेडिंग पैटर्न बना हुआ है और इसके 6.75 रुपए 6.80 रुपए के करीब काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट बन सकता है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि काफी सालों से कंसोलिडेट हो रहा है और अगर ये 6.70 या 75 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये शायद 10 रुपए या 12 रुपए के लेवल्स को आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है। राइट, चलिए तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। चार्ट्स पर ये संकेत मिल रहे हैं 15% ऊपर। नागार्जुन ऑयल रिफाइनरी सरकार रिवाइव करने की कोशिश कर रही है इसको, लेकिन आप देखिए सरकार की तरफ से जो एक्शन होता हुआ दिखा है कल वो फार्मा कंपनियों के ऊपर है। ब्लड प्रेशर, कैंसर की दवाएं 25% दाम और घटा रही है। एनपीपीए जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने ये कल नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 शेयर अगर आप देखें एफएनओ में गिरने वाले तो उसमें से 6-7 तो फार्मा शेयर ही हैं। टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, स्ट्राइड्स, शासुन, औरोबिंदो, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, ये तमाम एफएनओ के शेयर हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड करें। मेहरबून, इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है और इस खबर को आपने किस तरह से लीड किया? आई थिंक पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली नेगेटिव हुए सेक्टर पर एंड आई एम क्वाइट अम्यूज्ड। अभी लोग कहते हैं डिफेंसिव बेट लेना है तो फार्मा वैल्यूएशन वाइज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे। आई थिंक 1200 के आसपास, 1150 के आसपास जब मैंने कहा था सन फार्मा 500-600 रुपए के लायक है, आई थिंक लोग पूछ रहे थे क्या पागल हो गए आप ये बात कर रहे हो। आई फील एक्सपेंसिव एंड आई हैव बीन वेरी नेगेटिव इन इंडियन फार्मा कंपनीज बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आएंगे जो आ चुके हैं। आज के लेवल पर अगर आप मुझे पूछते हो, आई थिंक बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन यस्टरडे, मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं एट डिप्रेस्ड लेवल्स वैल्यू उभर कर आ रही है फिर से एक बार। But will I buy into them at the moment? Answer is no. But selectively, I think there are a couple of stocks which I like. मैं समझता हूँ ग्लेनमार्क यहाँ से 5% करता है तो it will become a good buying opportunity. Valuation wise, पिछले 5 साल में ग्लेनमार्क is available at the lowest PE ratio today. और दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है एलेम्बिक फार्मा। सो ये 2 स्टॉक को छोड़कर मुझे फार्मा में आज के लेवल पर भी डिस्पाइट द फैक्ट दे कम डाउन सो शार्पली आई स्टिल फील देयर इज रूम फॉर सम मोर डाउन साइड। सो आई विल बाय सिलेक्टिवली इनटू एलेम्बिक फार्मा एट 1 एंड सेकंड इज ग्लेनमार्क। फार्मा बेचने का वक्त तो चला गया, लोग लेट हो गए जिन्होंने नहीं बेचा। 100% है ना। 100%। अब लेना है, किस लेवल पर लेना वही सोचने वाली बात। अभी ये सेक्टर थोड़ा सा अंडर हो रहा है, एकदम ओवर ओन्ड है। सभी के पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक्स थे, सब लोग कहते हैं डिफेंसिव बेट, बेस्ट बेट, प्रॉफिटेबल। अभी भी आपने 2 नाम लिए, एलेम्बिक फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा। तो निफ्टी की कोई फार्मा कंपनी पसंद नहीं? 5 है उसमें से। कौन सी? निफ्टी में 5 फार्मा कंपनियां हैं, सन, सिप्ला, डॉक्टर, लुपिन, औरोबिंदो। आई थिंक इसमें मैं पसंद करूंगा तो शायद डॉक्टर रेड्डीज को। लेकिन क्या होता है अनिल जी कि आई थिंक 4000 वाला 2600 2700 आके फिर से ऊपर गया है तो इट कैन पॉसिबली स्पेंड सम मोर टाइम ओवर हियर। और मैं समझता हूँ मार्केट में अल्टीमेटली देयर इज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अ मार्केट व्हिच अल्टीमेटली इज ट्रेंडिंग अप
even if there's a small accident in this very short term. So at that time just going and buying into a stock just because वो काफी जोर से नीचे आया है, I think it's not the best thing to do, because हमें हमेशा पूछना चाहिए एक बात कि यहाँ से स्टॉक अपसाइड कितना है और डाउनसाइड कितना है, और अगर 2900 2800 फिर से डॉक्टर रेड्डी आता है, I don't think I'll be able to defend that. So therefore that is the point I would possibly look into it. But जो आपने कहा फ्रंट लाइन्स में, I think डॉक्टर रेड्डीज would be the best bet. ऑलराइट, डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखिए। फ्रंट लाइन स्टॉक ये है जो काफी अच्छा लग रहा है। श्रीकांत, चीनी की कोई कंपनी आपको पसंद आ रही है क्या? आप देखिए पिछले कई दिनों से एक अच्छी रैली यहां पर बनी हुई है और आज भी कई शेयर खबरों के दम पर मजबूत हैं। देखिए, ओवरऑल जो चीनी की कंपनियां हैं तो उसमें काफी सारी कंपनीज है कि जिनमें काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट बना हुआ है, एंड इनफैक्ट इनमें और भी यहां से काफी एक अच्छी गुंजाइश है रिटर्न्स देने की। बट ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर बास्केट को देखते हैं और बहुत सारे जब स्टॉक्स अच्छे चल रहे हो तो उसमें हम गिने चुने स्टॉक्स को अगर हम शायद फोकस करते हैं तो उनमें से मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी एक ऐसा स्टॉक है 117-118 के करीब। इसमें काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन सा फॉर्मेशन बना हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें डाउनसाइड काफी कम है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक शायद 160 या 170 के लेवल्स को 160-170 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। हमें EID पैरी अच्छा लग रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो एक शुगर की कंपनी है वो एक अच्छी लग रही है, और एक जो खास करके अभी रिसेंटली जो एक टेक्निकल ब्रेकआउट में आई है कंपनी, चीनी कंपनी, वो है आंध्र शुगर, और उसमें काफी अच्छा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ओवरऑल आप पर्टिकुलर इस बास्केट को देखते हो तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं और इसमें से काफी सारी कंपनियां हैं जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और टेक्निकल ब्रेकआउट से। तो समाव मुझे लगता है कि ये सेक्टर पे आज के तारीख में भी अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाले दिनों में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, आपको क्या पसंद है शुगर? आई थिंक शुगर हैज बीन माय मोस्ट प्रेफर्ड सेक्टर अभी भी। डेफिनेटली यस, और मैं वो बात से बिल्कुल सहमत नहीं जो लोग कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी या 15 दिन की चांदनी आती है और फिर से चली जाती है। बिकॉज आई पर्सनली फील द न्यू साइकिल फॉर शुगर हैज स्टार्टेड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि जेन्युइन शॉर्टेज है। एंड डोंट बी सरप्राइज इफ नेक्स्ट ईयर इंडिया स्टार्ट्स इंपोर्टिंग शुगर। बेस्ट बेट रहेगा बड़े नाम में बलरामपुर चीनी है, दूसरा एक कंपनी हमें पसंद है, क्लियर डिस्क्लोजर, जो भी स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं मेरे पोर्टफोलियो में, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, एंड दैट इज दालमिया भारत शुगर 95-96 के आसपास। थोड़ा सा एक्शन आना बाकी है स्टॉक में, बट आई पर्सनली फील वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है। अच्छा, ये शुगर आप इतने बुलिश हैं तो शुगर का कंजम्पशन ऐसे तो है नहीं कि शुगर ऐसे ही खाएंगे आप, किसी के साथ तो मिक्स करके लेंगे ना, फिर चाय कॉफी उन दोनों से क्या पसंद है साथ में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि शुगर का जो जिससे भाव बढ़ गया है, वीट में आई थिंक दाम काफी फर्म है, पाम के भाव बढ़ गए। आई वुड पॉसिबली थिंक अ लिटिल बिट नेगेटिव on consumers of this particular commodity. Definitely yes. I think उसमें मुझे लगता है margin pressure build up होगा, and I have been negative on a stock like Britannia for the same reason. और मुझे लगता है कि valuation में they are expensive because सारे raw material की cost are trending up. बिल्कुल, और कल खबरें ये भी आ रही थी कि इनको अब कीमतें अगर बढ़ानी पड़े तो बढ़ा ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से गेहूं के दाम दरअसल बढ़ते हुए नजर आए हैं और मेहरबून कह रहे हैं कि ब्रिटानिया को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस समय, आगे हो सकता है नीचे के भाव देखने को मिले। चलिए, वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। सुमित बगड़िया और मेहरबून ईरानी, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार 100 अंक मजबूत है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 8230 का आंकड़ा। इंटरेस्टिंग बात है कि कल के हाईज के आसपास बाजार स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरिहर साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हरिहर साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर बताएं, पॉलिसी से पहले क्या डायरेक्शन दिख रहा है बाजार का आपको, और आज क्या उम्मीदें हैं आपके RBI गवर्नर से? देखिए, लगभग 2-3 दिन पहले तक तो हमारा उम्मीद यही था कि शायद एक स्टेटस को रहेगा, कोई रेट्स पे कटौती नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा यूएस में आया था, आई थिंक एक बात तो साफ जाहिर है कि यूएस में जो रेट हाइक की उम्मीद की जा रही थी वो जून और जुलाई में होने की संभावना नहीं, शायद से सितंबर या दिसंबर में हो सकता है, सितंबर नवंबर में हो सकता है। मैं मानता हूं कि शायद इसका आउटकम एक ये हो सकता है कि आरबीआई में ट्राई टू टेस्ट वाटर्स एंड कट दी रिपो रेट फॉर 25 बेसिस पॉइंट्स इन दिस पॉलिसी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट्स हाईली लाइकली, बट एक आउटसाइड चांस है कि शायद से आरबीआई में लुक टू कट रेट्स फॉर 25 बेसिस पॉइंट्स इन दिस पॉलिसी। बट आई थिंक और इम्पोर्टेंट, द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आरबीआई लिक्विडिटी के लिए क्या करती है। देखिए, एक बात समझिए कि जो लिक्विडिटी गैप थी कॉल मार्केट में, वो 2 लाख करोड़ से घट के 65,000 करोड़ तक आ चुका है,
और जब सितंबर में 30 बिलियन डॉलर्स का जो FCNR पे आउट आएगा तभी फिर से लिक्विडिटी का क्रंच रहेगा। सो आई थिंक व्हाट RBI डज ऑन लिक्विडिटी वो भी काफी क्रिटिकल रहेगा, बिकॉज यदि लिक्विडिटी मार्केट में टाइट हो गया तो ऑटोमेटिकली यील्ड्स ऊपर जाते हैं। तो आई थिंक RBI विल वांट टू एंश्योर दैट लिक्विडिटी मार्केट में टाइट नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि मोर देन द रेट्स शायद RBI के लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान रहेगा। बिल्कुल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर इस बार सबकी नजरें रहने वाली हैं। ये बताइए फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट का ही अगर प्ले लेना हो और RBI वो करता है जो आप कह रहे हैं, तो NBFCs को ज्यादा फायदा होगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आपको पसंद है, कैसे प्ले करेंगे इस चीज को? देखिए मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और NBFCs दोनों जो है दे आर कॉन्स्टेंटली इन द मार्केट टू बोरो, और एनी फॉल इन यील्ड्स मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर देम बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लोअर हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि मोर देन द बैंक्स तो एक अलग रीजन से कॉल मार्केट में आते हैं, बट मेरे ख्याल से ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज करते हैं, इन्हें मेरे ख्याल से एक सरप्लस लिक्विडिटी से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो लिक्विडिटी ज्यादा अहमियत रखेगी और RBI आज उस बारे में क्या एक्शन लेता है, क्या कुछ डायरेक्शन देता है। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी मजबूत है, बैंकिंग शेयर मजबूत है। आपको कहीं कोई खरीदारी के मौके दिखते हैं सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक्स में, हरिहर साहब? देखिए पिछले कुछ महीनों से आपके चैनल पे मैं कहते आ रहा था कि जो 3 नए प्राइवेट बैंक है, यस बैंक, इंडसइंड और कोटक, वो मेरे फेवरेट्स रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कंसर्न है कि तीनों काफी फुली वैल्यूड हो गए हैं, तो मेरे को यहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी तीनों स्टॉक्स में नहीं दिख रहा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां है? आई थिंक PSU बैंक्स मेरे ख्याल से अच्छे इन्वेस्टमेंट बेट्स लग रहे हैं, बट शायद ये लंबी रेस के घोड़े होंगे। इट इज नॉट समथिंग यू कैन मेक मनी इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो आप अगले 6 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक जो अपने पीक से थोड़ा करेक्ट हो चुका है और फंडामेंटली इट स्टिल रिमेन्स द साउंडेस्ट बैंक इन इंडिया, मेरे ख्याल से HDFC बैंक ये लेवल पे एक अच्छा बेट होना चाहिए। छोटे मझौले शेयर देखिए किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब आडवाणी होटल्स मेरे रडार पर आ रहा है, 16% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। डेल्टा कॉप आडवाणी होटल्स में हिस्सेदारी ओन करता है, देखेंगे उसका चार्ट किस तरह का लग रहा है, लेकिन आडवाणी होटल्स इस समय 16-17% तेजी दिखा रहा है। डेल्टा कॉप को भी लाने की कोशिश करते हैं। डेल्टा कॉप इस समय करीब 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो छोटे छोटे स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये बताइए हरिहर साहब, छोटे मझौले क्षेत्र पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अब तक इसमें इतनी तेजी नहीं बनी है, क्या ये तेजी बन सकती है और आपके फेवरेट पिक्स क्या होंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो अब भी मिड कैप स्टॉक्स पे बहुत ही बुलिश हूं और मैं मानता हूं कि जो मार्केट शायद यहां से 5% या 15% जितना भी ऊपर जाए, जो असली मलाई होता है, जैसे कहते हैं मलाई, जो मार्केट में रहेगा वो मिड कैप्स पे रहेगा, ना कि लार्ज कैप्स पे रहेगा। तो यदि आपको वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से देखना है तो आई थिंक मिड कैप्स इज वेयर द एक्शन इज गोइंग टू बी। अब 2015 देखोगे तो आपके निफ्टी में लगभग नेगेटिव रिटर्न्स दिया था, पर मिड कैप्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। लेकिन जैन से आप देखोगे तो जब वो फरवरी में बजट के आसपास पीक हुआ था, उसके बाद मिड कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया और पिछले 1-2 महीने में जब से ये सेबी का पी नोट नोटिफिकेशन आया है, काफी स्मॉल कैप कंपनी से बहुत एग्रेसिव सेलिंग हुआ है। तो मैं मानता हूं कि जितना मार्केट में फ्रॉड था, जो अननेसेसरी वैल्यूएशन था, वो सब खत्म हो चुका है और मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स हैव कम टू जेन्युइन वैल्यू। तो मेरे ख्याल से इफ यू आस्क मी फॉर स्पेसिफिक स्टॉक्स, मुझे NBFCs में उज्जीवन पसंद है, मुझे कंज्यूमर गुड्स में हेवल्स पसंद है और मुझे शुगर में बलरामपुर चीनी पसंद है। ठीक है, मिड कैप में मैं कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं जाना चाहूंगा, आई विल गो वेरी स्टॉक स्पेसिफिक ऑन दिस एरिया। ओके, स्लोली और स्टॉक स्पेसिफिक खरीदना ज्यादा सही रहेगा और मिड कैप खरीदने का तरीका भी शायद वही है। लेकिन एक स्पेस जहां पर कई सारे मिड कैप स्टॉक्स और काफी इंटरेस्ट भी बन रहा है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का है, हाल ही की लिस्टिंग भी और पुरानी कंपनी भी, या फिर NBFC, इनमें कुछ पसंद है हरिहर साहब आपको? ओवरऑल NBFC स्पेस हमको अच्छा लग रहा है। हम मानते हैं कि यदि आप बैंक्स और NBFCs की तुलना करोगे तो NBFC इन टर्म्स ऑफ NPS और काफी कंफर्टेबल है। तो उस नजरिए से मुझे लगता है कि NBFC में काफी ग्रोथ हो सकता है और जिस तरह से ये पेमेंट बैंक लाइसेंस, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस वगैरह आ रहा है, मैं मानता हूं कि द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन NBFC एंड बैंक विल बी वेरी थिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो मैंने आपको उज्जीवन एक नाम तो जिक्र किया था, इसके अलावा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस हमें काफी पसंद है, और एक लंबी नजरिए से मुझे एम&एम फाइनेंस भी एक काफी अच्छा प्ले लग रहा है। एम&एम फाइनेंस, उज्जीवन, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक हैं जो और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और अब आप देखिए कुछ और छोटे मझौले शेयरों में एक्शन बढ़ता हुआ। तलवरकर्स 2% मजबूत है, डेल्टा कॉप अब 2.5-3% की तेजी दिखा रहा है, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अडवाणी होटल्स में भी 15% की बढ़त यहां पर है। नागार्जुना ऑयल तो अब अपर सर्किट पर 20% के लगा हुआ है। गोवा कार्बन में 20% की तेजी, एल्फाजियो 18% मजबूत है। ये पैक काफी मजबूत होता हुआ, ट्रेडर्स काफी एक्टिव हैं आज के दिन। बिल्कुल, लेकिन इस बीच धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है कि बैंक को कैपिटल की जरूरत तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई टेक ओवर के लिए बैंक की किसी से बातचीत चल रही। तो खंडन आता हुआ जो मीडिया रिपोर्ट थी आज सुबह की धनलक्ष्मी बैंक एक टेक ओवर टारगेट और जिसके चलते 11-12% ये स्टॉक चढ़ा था, अब धीरे धीरे ठंडा होता हुआ दिख रहा है। आधा रह गया है, जितनी बढ़त जितनी मजबूती थी उससे आधी रह गई है। तो साफ तौर पर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है धनलक्ष्मी बैंक में। मैनेजमेंट के क्लेरिफिकेशन और सफाई के बाद जो उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर बार खबरों के बाद इसी तरह के खंडन आते हैं और खबरों के दम पर ये हम सुबह ही कह रहे थे, कह भी रहे थे बराबर है कि अब यहाँ पर तेजी नहीं करनी चाहिए, और ये खबरें 5 साल में कई बार पहले भी आ चुकी हैं। तो कॉशियस रहना चाहिए जब इस तरह की खबरें आए इस शेयर से जुड़ी हुई खास तौर पर। लेकिन आज देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर में एक सेक्टर है तो वो एविएशन सेक्टर है, और आपसे राय लेना चाहता हूं सर। एविएशन सिविल एविएशन पॉलिसी बन रही है और इसके जो कुछ फाइन प्रिंट्स निकल कर आ रहे हैं मीडिया में, वो थोड़े से चिंता में डालने वाले लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि 2,500 रुपए कैप लगा दी जाएगी अगर रीजनल एयरलाइन आप मूव करते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इनको? घबराना चाहिए या फिर इन कंपनियों में मौका है, नीचे स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता उससे कोई खास चिंता की बात है, क्योंकि जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो एयरलाइन कंपनी है, आप उनके लेस देन 1000 किलोमीटर्स का रूट देखोगे तो वहां पे उनके एवरेज रियलाइजेशन इज मच लेसर देन 2500। तो मुझे नहीं लगता कि 2500 के जो सीलिंग है उससे कोई खास इनको फर्क पड़ने वाला है। मेरे ख्याल से बड़ा फर्क इनको ऑयल प्राइसेस से पड़ने वाला है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते ATF प्राइसेस वर रेज बाय 9.5%। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से ऑयल चल रहा है, जिस तरह नाइजीरिया, वेनेजुएला, कनाडा, वहां पे ऑयल डिसरप्शन आ रहा है, शायद से ऑयल प्राइस कुड गो बैक टू $60-65। तो इससे काफी हद तक एविएशन कंपनीज को धक्का लग सकता है, बिकॉज पिछले आई थिंक 6 महीने में इन्हें फॉलिंग ऑयल प्राइसेस से बहुत बड़ा फायदा हुआ, और जब ये ऑयल प्राइस रिवर्स होगा मेरे ख्याल से इनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो मेरे ख्याल से दैट इज द रियल वरी, नॉट सो मच अबाउट द एविएशन पॉलिसी। ओके, तो ऑयल ज्यादा अहम फैक्टर है। वैसे भी 70 से 75% जो खर्चा है एयरलाइंस कंपनियों को चलाने का वो कच्चे तेल का, ATF के दाम का होता है। तो ATF के दामों से सीधा सीधा असर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफे पर पड़ता है। तो इस लिहाज से कच्चे तेल पर नजर रखें। 50 के आसपास सेटल हो गया तो ठीक, यहां से भागा अगर कच्चा तेल तो फिर एविएशन कंपनी के लिए तेजी दिखा पाना मुश्किल होगा। जब से कच्चे तेल के दाम हेमंत ऊपर की तरफ स्टेबल हुए उसके बाद से ये स्टॉक चलना बंद हो चुके, मतलब थक गए, रुक गए एक्चुअली। जो मलाई है वो निकल चुकी है, एक अच्छी तगड़ी रैली इन स्टॉक्स में देखी जा चुकी है। अब यहां से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल की बात लग रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखिए एक और सेक्टर जो कमजोर है वो है फार्मा सेक्टर। आज के दिन राय बटी हुई है, कुछ कहते हैं गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं और गिर सकते हैं। आप किस तरफ हैं हरिहर साहब? क्या करना चाहिए फार्मा शेयरों में? अब क्या करना चाहिए फार्मा? पहली बात तो ये है कि आप यहां से शायद 6-9 महीने का नजरिया ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फार्मा इज नॉट द स्पेस। मैं अब भी मानता हूं कि जो बड़े कंपनियां हैं जैसे सन फार्मा है, जैसे ल्यूपिन है, इनमें 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इनका जो US FDA का समस्या है, आई थिंक दैट इज ग्रेजुअली गेटिंग रिजॉल्व, बिकॉज इनके जो फैसिलिटीज में खामियां थी ये एड्रेस कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां एड्रेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। आई थिंक बड़ी बात यह है कि इनके जो ग्रोथ टारगेट्स काफी हद तक डाउनग्रेड हो चुके हैं, बट इसके बावजूद इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है काफी हद तक एक्सपैंड हुए हैं। तो मैं मानता हूं यदि आपके पास 1.5-2 साल का नजरिया होगा तो डेफिनेटली आप ल्यूपिन, सनफार्मा जैसे स्टॉक्स खरीदिए। शॉर्ट टर्म में शायद आपको निराशा हो सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में थोड़ी निराशा फार्मा शेयरों में अब भी हो सकती है। ढेर सारी चिंता है, US FDA के एक्शन एक के बाद एक कई कंपनियों पर होते दिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की नेगेटिव खबरों में आपके लिए मौके बनेंगे खरीदारी के। कुछ सरकारी कंपनियां पसंद है हरिहर साहब आपको खरीदारी करने के लिए? आज से कोल इंडिया में बायबैक की खबर हो रही है, आगे पीछे आने वाला है। आज मोइल और NMDC की बोर्ड बैठक है बायबैक पर विचार करने की, नेल्को में हो ही चुका है। ये बताइए कहां खरीदारी करनी चाहिए अगर कुछ पसंद है आपको? तो
देखिए, बाईबैक का इम्पैक्ट जो है वो एक तो पहले बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, शायद एक 4-5 दिन तक रहता है और उसके बाद कोई इम्पैक्ट रहता नहीं है। मेरे ख्याल से आई वुडंट गो फॉर अ कंपनी प्योरली बिकॉज देयर इज अ बाईबैक, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर में देखा, विप्रो ने बाईबैक अनाउंस किया, भारतीय एयरटेल अनाउंस किया, पर इससे प्राइस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट प्राइस नेगेटिव रहा है। मैं मानता हूँ बाईबैक का आर्ग्यूमेंट मैं नहीं लूंगा, पर मेरा नजर रहेगा पीएसयू बैंक्स में। मैं मानता हूँ कि आज की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जहां तक पीएसयू बैंक्स के एनपीए मैनेजमेंट का सवाल है। ऑल्सो जो विनोद राय के लीडरशिप में बीबीबी बनाया गया उसका भी एक काफी इंपैक्ट हो सकता है। तो मैं पीएसयू बैंक्स में नजर रखूंगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है। आई थिंक इन पे एक क्लैरिटी आ गया रिफॉर्म्स प्रोसेस पे, तो मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ से मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। बट आई थिंक वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट, एक रिफॉर्म्स पे क्लैरिटी आ गया उसके बाद आई थिंक लीडिंग पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है? जैसे मैंने कहा मैं वो जो 3 न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, जैसे आईसीआईसीआई और इंडसइंड, येस बैंक और कोटक, उसमें पिछले 6 महीने से मैं बुलिश रहा हूं। बट आई थिंक करंट प्राइस लेवल्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, तो यहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो ओनली प्राइवेट बैंक आई लाइक टुडे इज एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक में वही एक अच्छा है, बाकी बैंक काफी महंगे और बाकी में येस बैंक, कोटक, ये जिन लेवल्स पर, जिन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं वो वाकई खरीदना हिम्मत का काम इन बैंक्स के लिए साफ तौर पर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों पर चूंकि क्रूड के दाम मजबूत हो चुके हैं, आपने एविएशन वगैरह स्टॉक पर राय दी, लेकिन क्या बाकी स्टॉक्स में खरीदारी का मौका बनता है? कोई कैन, ओएनजीसी जैसे शेयर आप खरीदना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जो ऑयल के दाम बढ़े हैं इससे डायरेक्ट बेनिफिट और इमीडिएट बेनिफिट केन को मिल सकता है, पर केन में समस्या है कि एक तो उनका वो $2 बिलियन का एक टैक्स डिस्प्यूट है, उसके अलावा उनका मर्जर विद वेदांता अभी भी इनकम्प्लीट है, तो थिंक दैट इज द रीजन आई विल कीप ऑफ केन। ओएनजीसी हमें बहुत पसंद है, बट आई थिंक ओएनजीसी में एक ही कंसर्न है कि इनकी जो कृष्णा गोदावरी बेसिन की ऑयल है ये लगभग 3000 फुट के डेप्थ पे है, और 3000 फुट के डेप्थ से आपको तेल निकालना है तो बहुत ही रेम्यूनरेटिव प्राइसेस चाहिए जो आज की तारीख में मार्केट में नहीं है। तो यदि आप एक लंबी अवधि के नजरिए से देखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक ओएनजीसी इज अ ग्रेट बेट। आप शॉर्ट टर्म में देखोगे आई थिंक ऑयल इंडिया इज प्रॉब्ली अ बेटर प्ले ऑन ऑयल प्राइसेस। चलिए, ऑयल इंडिया एक बेटर प्ले लग रहा है, लेकिन सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, 80-82 अंक ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 24 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन है और बैंक निफ्टी मजबूत है, आधे % की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए, एक और एक्सपर्ट को अब शामिल करते हैं। एडलवाइज सिक्योरिटीज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड निश्चल महेश्वरी जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं चर्चा में। महेश्वरी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्रेडिट पॉलिसी से सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ये एक नॉन इवेंट होने वाला है? आपको भी उम्मीद है कि ब्याज दर में कोई कटौती नहीं होगी इस बार? लगता तो नहीं है, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कोई ब्याज दर में कोई कटौती होनी होगी। आई थिंक एफओएमसी का मीट है जो कल येलेन, उनके फेड चेयरमैन येलेन ने भी आके बोला है कि कोई जून में रेट इंक्रीज करने का उम्मीद तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन क्या है, 2-3 इवेंट हैं अभी। एक ब्रेक्जिट इवेंट है और जुलाई में भी उनका वापस मीट है, तो इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई रेट कट आने की उम्मीद है, क्योंकि और मॉनसून भी सामने है ही। तो आई थिंक द गवर्नर विल वेट एंड सी के ये दोनों तीनों इवेंट कैसे पैन आउट होते हैं। तो चलिए, ग्लोबल इवेंट्स ज्यादा अहम है और चूंकि आप तो एफआईज इन्वेस्टर से लगातार बातचीत करते हैं, वो कैसे देख रहे हैं इन 2 बड़ी इवेंट्स को? एक तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा और दूसरा ब्रिटेन का एग्जिट। कितना असर ग्लोबल मार्केट्स पर और उसके बाद इंडियन मार्केट्स पर पड़ेगा निश्चय इन दोनों ही घटनाओं का? तो ब्रेक्जिट का इवेंट तो कोई खास मुझे लगता नहीं है कि बड़ा इवेंट कोई इम्पैक्ट करने वाला है, लेकिन जहां तक लोगों का ये मानना है कि एफओएमसी का अगर रेट इंक्रीज हुआ तो इमीडिएटली जो इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर आता है रिस्क ऑफ होने की वजह से, वो जरूर देखने को मिलेगा। बाकी क्योंकि अब क्या है, वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया है, तो इसके लिए वो काफी सारा एफओएमसी का एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बेक्ड इन हो जाता है प्राइसेज में। तो ऐसा उम्मीद करते हैं लोग कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इमर्जिंग मार्केट्स पे, अगर होता भी है तो।
इसके अलावा सर फार्मा शेयरों पर आपसे राय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक स्पेस है जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। पहले यूएस एफडीए से रिलेटेड खराब खबरें थी और अब घरेलू फ्रंट पर भी एनपीपीए ने कुछ दवाओं के भाव घटाए हैं, करीब 25%, बीपी, कैंसर जैसी दवाओं के। आप कैसे रीड कर रहे हैं इन खबरों को? आई थिंक बड़ी खबर अभी भी क्या नाम है यूएस मार्केट से ही ज्यादा आती है, और यूएस मार्केट में क्योंकि जेनरिक दवाओं की प्राइस काफी कम हुए हैं, चाहे वो आप रिजल्ट में देखिए, हर एक के रिजल्ट में यही एक कॉमन थीम है कि जेनरिक प्राइसेस में काफी प्रेशर है वहां पर। तो इसके लिए ये क्वार्टर के रिजल्ट सबके थोड़े से खराब आए हैं, लेकिन बड़ा इवेंट अभी भी यूएस एफडीए का ही है कि यूएस एफडीए का अगर किसी के पास अप्रूवल नहीं है, और ज्यादातर इंडियन कंपनीज का यही हाल है अभी, चाहे वो सन से लेके लुपिन है या कि इप्का है, सबका कहीं ना कहीं यूएस एफडीए का अप्रूवल अटका हुआ है। तो उधर से आई थिंक वो एक काफी अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है इंडस्ट्री के ऊपर कि अब क्या होगा। तो आई थिंक वो उसके चलते आई थिंक पूरा का पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, कौन से सेक्टर्स आपकी रिसर्च टीम ने चुने हैं जहां पर आपको लगता है निवेश के मौके हैं, जहां पर आप ओवरवेट हैं? बैंकिंग एक सेक्टर है, और बैंकिंग में अलग अलग, चाहे वो एनबीएफसी है, एमएफआई है कि हाउसिंग फाइनेंस है, आई थिंक वो एक बड़ा सेक्टर है जहां पे अच्छा निवेश किया जा सकता है। ऑलरेडी 30 से 35% के बीच में निफ्टी का वेटेज है बैंकिंग का। तो आई थिंक वो एक बड़ा सेक्टर है जहां पे निवेश करने के लिए हम लोग सबको सलाह दे रहे हैं। दूसरा ऑटो सेक्टर है। तो ज्यादातर सिक्लिकल सेक्टर लगते हैं कि इस समय अच्छी तेजी बननी चाहिए उसमें। इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद है, आज नहीं मतलब आगे हुई एक्सपेक्टेशन है, अच्छा मॉनसून होने की एक्सपेक्टेशन है। तो ये दो चीजें बेसिकली, एक तो डिमांड में इंक्रीज करेंगे, दूसरा इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो ये दोनों चीजें इज बेटर फॉर द इंडस्ट्री। तो आई थिंक सिक्लिकल रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है अच्छा खासा। तो जितने भी सिक्लिकल इंडस्ट्री हैं वो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं लेने के लिए। आईटी सेक्टर पर सर आपकी क्या राय है? क्योंकि बाजार थोड़ा सा घबरा जाता है जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात होती है। ये बताइए, क्या वो एक बड़ा ओवरहैंग है इस सेक्टर पर आपके लिहाज से, या आपको लगता है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है आईटी सेक्टर में। आई थिंक 10 टाइम एचसीएल टेक मिलता है, 10-11 टाइम टेक महिंद्रा मिलता है। तो और सब के सब मतलब वर्ष केस ग्रोथ जो है 8-9-10% की तो पकड़ के चलनी ही चाहिए, और उसके ऊपर से आप 3 या 4% का करेंसी का अगर और डिवैल्यूएशन पकड़ेंगे तो आई थिंक 11-12-13-14% की कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी एवरेज इंडस्ट्री की। तो उसमें आपको 10 टाइम स्टॉक मिलते हैं तो क्या खराब है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो स्टॉक्स है, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और क्या नाम है आपका quality of execution. I think these are all things basically which are very very positive for IT. Okay. निश्चय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजार ने की मजबूत शुरुआत, देखते हैं अब पॉलिसी में क्या कुछ होता है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। इतना बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तब ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी जो बताएंगी आज कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसे हो रही है और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।